हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग टर्म 2 का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में जो टर्म सेकंड के अंदर हमारा पहला चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। तो चलिए सबसे पहले किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के जो बहुत ही लेंथी चैप्टर है तो हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है कि हाफ चैप्टर जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, बाकी का जो हाफ है कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला ही टॉपिक है मुगल एंड देयर एम्पायर। देखिए मुगलों के बारे में बच्चों को पढ़ना वैसे ही बहुत पसंद है क्योंकि आप लोग ये कोई नई टॉपिक नहीं है, बचपन में आप लोग 6th-7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पहला ही कह रहा है द नेम मुगल डिराइव फ्रॉम द जो मंगोल्स। ये जो नेम है कि मुगल, ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया? मंगोल से आया है। कह रहा है कि हालांकि आज जो है मुगल एम्पायर बहुत ही विशाल बड़े एम्पायर के रूप में जाना जाता है। काफी टाइम तक भारत में उन्होंने रूल किया, कई शताब्दियों तक उन्होंने रूल किया है, लेकिन ये खुद को कभी भी जो है मंगोल के रूप से जानना नहीं चाहते थे। ये खुद को बेसिकली कहते रेफर themselves, ये तैमूरियन खुद को कहलाना पसंद करते थे क्योंकि जिनके फादर साइड से थे बेचारे बेसिकली वो क्या थे? तैमूरियन थे, लेकिन टर्किश रूलर तिमूर जो उनके पेरेंटल साइड से थे। बाबर जो है फर्स्ट मुगल रूलर है जो कि बेसिकली चंगेज खान उसकी मदर साइड से थे। तो ये आपको याद रखना है कि फादर के साइड से वो तिमूरियन थे और मदर के साइड से चंगेज खान थे, लेकिन वो अपने जो फादर के साइड से तिमूरियन, उनको वो जो टर्किश रूलर तिमूर थे उनके नाम से वो जानना ज्यादा पसंद करते थे। तो अब ये नहीं कि भैया इनको मुगल कहा क्यों गया, ये तो खुद तो कभी कहना चाहते ही नहीं थे मुगल के रूप में, अपनी पहचान चाहते ही नहीं थे, फिर भी इनको मुगलों के रूप में ही जाना गया। तो आखिर पीछे स्टोरी क्या है, कहाँ से उनका नाम मिला, क्यों उनको मुगलों के टाइटल दिया गया? तो यहाँ पे कह रहे कि 16th सेंचुरी में जितने भी यूरोपियंस थे, समझ आया, उन्होंने बेसिकली कि मुगल उनको क्या करा, वो कहना टर्म यूज्ड मुगल टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ दिस फैमिली, कि जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनके जो भी फैमिलीज थी उनके इनसे जितने भी आगे उनके सक्सेसर है सभी को उन्होंने क्या नाम से दिया? मुगल उनके दिए हुई नाम है। तो मुगल इनको किसको नाम ने दिया? यूरोपियन लोगों ने दिया है, जो भी इंडिया में रूल करते थे उनके जितने भी ब्रांचेस थे उन सभी को मुगलों के नाम से जाना गया। कह रहा है ओवर द पास्ट सेंचुरी द वर्ड हैज बीन फ्रीक्वेंटली यूज इवन मोगली। आप लोगों ने मोगली देखा होगा, जंगल बुक सुना होगा। कह रहे रुद्रयार्ड किपलिंग जो बुक थी जंगल बुक, कह रहे वो भी बेसिकली इन्हीं से डिराइव थी, इन्हीं से नाम ली गई थी। तो समझ में आ गया कि ये बेसिकली पेरेंटल साइड जो मदर साइड से थे चंगेज खान के फैमिली से थे, पेरेंट उनके फादर साइड से थे वो टर्किश रूलर तिमूर के थे, खुद को तिमूरियन कहना पसंद करते थे, लेकिन यूरोपियन लोगों ने इंडिया में जो रूल कर रहे जो इतने बड़े वास्ट एम्पायर थे उनको बेसिकली मुगल नाम को दिया। तो अब यह है कि भारत में जो मुगल आए वो पहला जो फाउंडर कौन था, कौन भारत में यहाँ पे आया लेकर? तो कह रहा था फाउंडर ऑफ जो इस एम्पायर के थे वो कौन थे? जहीरुद्दीन बाबर। ये आपको याद रखना है कि फाउंडर कौन थे? बाबर। जो कहाँ से आया था? सेंट्रल एशिया से आया था। इसका होमलैंड जो है ना फरगाना बाय वेरिंग उज्बेक, उज्बेकों ने इनको वहां से उखाड़ कर फेंक दिया। तो पहले तो वो कहाँ पे गए? काबुल में गए, कुछ टाइम तक काबुल में रहे। फिर उनके बाद 1952 में कह रहे खुद को उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने टेरिटरी ढूंढने के लिए, अपने जो भी उनका अपना एक ग्रुप सा बन गया था उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो भारत में आए। अब भारत में 1526 में और 1530 तक जो है उन्होंने बेसिकली रूल किया। उसके बाद जो उनके सक्सेसर बने उनका नाम क्या था? जहीरुद्दीन हुमायूं। तो सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, पहले बाबर आए भारत में जो स्टैब्लिश किया मुगल एम्पायर, वो उन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। उनके बाद उनके सक्सेसर जो है वो नसीरुद्दीन हुमायूं आए। इनका जो टाइम है वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहले जैसे ही बाबर की डेथ हो गई उसके बाद इन्होंने इस एम्पायर को संभाला। तो 1530 से लेकर 1540 10 सालों तक उन्होंने कंटिन्यूसली रूल किया। लेकिन उसके बाद जो है लेकिन अफगान के जो लीडर थे शेरशाह सुर, उससे क्या हुआ? हार गए, उनको वहां से भगा दिया गया। और फिलहाल 40 से लेकर ये जो 55 तक का टाइम पीरियड है, 15 साल वो बाहर रहे। वहां पे कह रहा ना कि हुमायूं टुक रिफ्यूज द कोर्ट ऑफ सफा विद रूलर ऑफ ईरान, वहां पे ईरान में रहे, वहां पे उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की। और फिर 1955 में उन्होंने क्या करा? हुमायूं ने सूर्स को डिफीट कर दिया, हरा दिया और फिर से अपना एम्पायर वापस ले लिया। लेकिन अगले ही साल 55 में उनको बेसिकली एम्पायर मिला और 1956 में उनकी डेथ हो गई। और डेथ बड़ी अजीब तरीके से हुई, कह रहे लाइब्रेरी में उनके गिरने से उनकी डेथ हो गई। तो एक साल यहाँ पे रूल किया और उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। तो वो जो हुमायूं है उनके बाद कौन आए? जलालुद्दीन अकबर। ये जो है अकबर जो है मुगल के एम्पायर में सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। जिस तरह से मौर्य एम्पायर की बात करें तो अशोका का नाम लिए बिना हम लोग रह नहीं सकते, सबसे जो ग्रेट जो है अशोका को कहा गया। उसी तरह से मुगल एम्पायर के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल, इन्फ्लुएंसिव अगर हम किसी भी रूलर की बात करें तो किनका नाम आता है? अकबर का नाम आता है। अकबर ने लंबे टाइम तक रूल किया, 1556 से 1605 तक। कह रहे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स, जितने भी राजा थे उनमें सबसे महान, सबसे ग्रेटर कौन था?
इसको कहा गया, अकबर को कहा गया। कह रहे ही इज नॉट ओनली फॉर एक्सपेंड बट ऑल्सो कंसोलिडेट हिज एम्पायर। ना इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया और इसमें टाइम में हिंदू कुश माउंटेन तक वो बेसिकली क्या हुए, अपने एम्पायर को लेकर गए। और ईरान के जो सफाविद थे, तुरान थे, उन सबके जो एक्सपेंड करने की जो पॉलिसी थी, विस्तारवाद नीति पे भी उन्होंने क्या लगाया, लगाम लगाया। पड़ोसी के जो राज्य थे, राजा थे, वो भी उनसे काफी डरते थे। कह रहा है ये जो बेसिकली सबसे लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट किंगडम ऑफ इस टाइम, ये सबसे ज्यादा अमीर, बड़ा और रिच किंगडम उनके टाइम पे था। अकबर को इसीलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रूलर माना जाता है मुगल एम्पायर का। उसके बाद जो 3 आए, उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे रूल किया, लेकिन उसके बाद जो भी रूलर्स आए वो उतने ज्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं थे। धीरे धीरे उनका पूरे भारत से जो है, जब जो इमेज है वो खत्म होती रही, धीरे धीरे छोटे छोटे रीजनल एरियाज में वो रूल करते रहे। तो अब देख लेते हैं, पहले कौन आए, बाबर आए, उसके बाद कौन आए, हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद 3 जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगर मोस्ट पावरफुल रूलर की बात करें तो औरंगजेब जो था वो लास्ट रूलर था। उसके बाद जो भी रूलर्स आए उन्होंने रीजनल यानी कि पर्टिकुलर एरियाज के अंदर रूल के, पूरे भारत पे उनका रूल नहीं था। और आपको तो पता ही है जो लास्ट है 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, बहादुर शाह जफर सेकंड वो लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। उसके बाद तो पूरा की तरह खत्म हो गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और वहां से उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर, वहां से बेसिकली जो ब्रिटिशर्स है वहां से उनका रूल स्टार्ट हो गया था। वैसे भी औरंगजेब के बाद जो भी रूलर्स बने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, ज्यादा पावरफुल नहीं हुए। तो अगर पूछेगा लास्ट पावरफुल रूलर कौन थे मुगल एम्पायर का, तो आपका आंसर क्या होगा, औरंगजेब। तो सीक्वेंस में देख लीजिए, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर उसके बाद जो है उसके 3 जो थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 3 जो है सक्सेसफुली रूल किया। लेकिन बाद के जो राजा थे वो ज्यादा सक्सेसफुली नहीं हो पाए। आखिरी जो राजा थे 1857 का रिवॉल्ट हम आगे पढ़ेंगे। बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे वो लास्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। उसके बाद तो उनका पूरा का पूरा जो एम्पायर है वो खत्म हो गया। 1526 से उन्होंने स्टार्ट किया और 1857 तक उन्होंने इतने लंबे टाइम तक रूल भारत के अंदर किया। तो यहां तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि मुगल कौन थे, उनके एम्पायर के बारे में। अब हम कर रहे हैं कि देखिए क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो क्रॉनिकल्स का मतलब होता है जो हैंड लिखते हैं। द फर्स्ट जो रूलर थे बाबर, उन्होंने टर्किश यूज किया, क्योंकि मैंने बताया ना जो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था कि जो तुर्किश रूलर थे तिमूर, वो पेरेंटल साइड से, तो वो खुद को तिमूरियन भी कहलाना पसंद करते थे। और तो क्या रहता, फर्स्ट रूलर बाबर यूज टर्किश एज अ मदर लैंग्वेज, ही रोट पोइट्री एंड हिज मेमोरी एंड दिस लैंग्वेज। कि यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से टर्किश से पर्शियन जो लैंग्वेज है मुगल एम्पायर में यूज हुई। तो पहले जो बाबर थे उन्होंने टर्किश लैंग्वेज ही यूज करते थे, जो भी उन्होंने अपनी बुक्स लिखवाई या जो भी पोएम लिखते थे, जो भी उनके जो भी मतलब बुक्स है, जो भी उनकी हिस्ट्रीज है, सभी किसमें है, टर्किश लैंग्वेज में। लेकिन ये जो सिस्टम है वो अकबर के आने के बाद बदल गया। अकबर ने पूरी तरह से जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। लेकिन है कि अकबर सेट आउट टू मेक पर्शियन द लीडिंग लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट के लिए उन्होंने मेन जो लैंग्वेज बनाया, किसको बनाया, पर्शियन को बनाया। इट्स वॉज स्पोकन बाय द किंग, ये राजा के द्वारा बोला जाता था ये लैंग्वेज। और जब राजा बोलेंगे, राजा के फैमिली मेंबर्स बोलेंगे, बड़े बड़े राजा के जो नोबेल्स थे, बड़े बड़े जो अच्छे पोस्ट पे थे, वो सब इसी भाषा का इस्तेमाल करते। तो वैसे भी इस भाषा की जो क्वालिटी है, इस भाषा की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि द रॉयल हाउस होल्ड एंड द एलिट एट कोर्ट फर्दर इट बिकम अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ अकाउंटेंट, क्लर्क एंड अदर फंक्शनर आल्सो लर्न। जो भी राजा के वहां पे काम करते थे सभी बेसिकली यही लैंग्वेज यूज करते थे। तो एक तरह से ये लैंग्वेज क्या बन गया, मेन बन गया। तो पर्शियन जो लैंग्वेज है वो अकबर के टाइम में सक्सेसफुली इसको इस्तेमाल किया गया। कह रहा मुगल क्रॉनिकल्स जो है इसमें जो अकबरनामा रिटर्न इन पर्शियन, क्योंकि अकबरनामा जो है अकबर के बारे में लिखा गया, अकबर के टाइम पे लिखा गया। तो कह रहा है अदर लाइक जो बाबर की जो मेमोरीज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द टर्किश इनटू द पर्शियन। ये जो बाबर नामा है जो पहले टर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि बाबर उसी लैंग्वेज को यूज करता था। तो बाद में जब अकबर आए तो अकबर ने उसको क्या करा, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा दिया। और साथ ही साथ बहुत सारे जो संस्कृत के टेक्स्ट थे, संस्कृत की बुक्स थे, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सबको भी उन्होंने क्या करा, मुगल जो एम्परर थे, राजा थे, उन्होंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पर्शियन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करा दिया। तो महाभारत को बेसिकली वो किस बुक के नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ वॉर, क्योंकि महाभारत में देखा आपने कि सब पूरा जो स्टोरी है वो युद्ध है, दो अलग अलग जो कजन ब्रदर्स के बारे में, इसीलिए इसे बुक्स ऑफ वॉर कहा गया। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो बाबर टर्किश लैंग्वेज यूज करता था और फिर बाद में ये धीरे धीरे पर्शियन में कैसे शिफ्ट हुआ, अकबर के टाइम से शिफ्ट हुआ। तो ये पूरी लैंग्वेजेस की बात है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ मेन्यूस्क्रिप्ट। देखो मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो उसको हैंड रिटन, पहले की तरह प्रिंटिंग प्रेस मशीन जरा नहीं थे तो हाथों से लिखी जाती थी। तो क्या रहता है, बुक्स ऑफ मुगल इंडिया वो मैन्यूस्क्रिप्ट दैट इज
हैंड रिटन। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये इतने मेहनत करके ये लोग लिखते क्यों थे? क्रॉनिकल्स का एम क्या था? देखिए क्रॉनिकल्स के 2 एम थे राजाओं के द्वारा। एक तो जो लोग बेसिकली मुगल एम्पायर का विरोध करते थे, समझ आए? जो मुगल एम्पायर की जो रूलिंग का तरीका था या किसी भी चीज़ को चैलेंज करते थे, तो उनको दिखाना था कि भैया आप लोग का जो भी चैलेंजेस है या जो भी आप लोग का विरोध है, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता कि मुगल एम्पायर इतना पावरफुल है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा कि आने वाले जो उनके न्यू जनरेशन्स होंगे, जो उनके सक्सेसर होंगे, उनको बताया जाएगा किस तरह से रूल करना है, कैसे रूल चलता था, उनके पूर्वज किस तरह से स्ट्रॉन्ग थे, कैसे काम करते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, ताकि उनको भविष्य के लिए एक गाइडलाइन को मार्गदर्शक मिल जाए। तो वही है कि और ये जितने भी थे उनके जो भी राज दरबार कहते हैं ना कि मुगल कोर्ट्स के जो पोएट होते थे, वही उनके द्वारा लिखा जाता था, तो इसीलिए सीधी-सी बात है उनके बारे में अच्छाई होगी, उनकी बुराई तो कभी लिखेंगे ही नहीं। तो इसके अंदर उनकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में, राजाओं के जो वॉर होते थे, जो उनकी जीत की बड़ी-बड़ी बातें लिखी जाती थी, उनकी नोबेलिटी के बारे में, तो पूरा उन्हीं के आस-पास उनके रिलेटिव्स, उनके आस-पास के लोगों से रिलेटेड ही पूरा चीज़ होता था और सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें क्योंकि उनका जो कोर्ट उनके अंदर जो राज दरबारी होते थे, वही लोग लिखते थे, तो राजा के अगेंस्ट तो कुछ भी लिख नहीं सकते थे। तब मैन्युस्क्रिप्ट बनने में काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि हाथों से लिखा जाता था, बहुत सारे काम करने होते थे। तो क्या रहता सेंटर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोडक्शन के जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट को बनाते थे, उसको क्या बोलते थे? किताबखाना। जिसको हम लोग आप बोलते हैं ना लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स बुक्स आपको देखने को मिलती है, तो वही उसको किताबखाना कहते थे। कह रहे क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग द वैरायटी ऑफ टास्क। मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने में बहुत सारे लोगों की जरूरत थी जो अलग-अलग काम को करते थे। कह रहे पेपर मेकर्स वर नीडेड टू पेपर द फोलियोज ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। तो पेपर मेकर्स क्या करता था? पहले फोलियोज बनाता था, उसको बुक पेजेस तैयार करता था। जो कैलीग्राफी होता था उसको उस पे क्या करते थे? टेक्स्ट अच्छी-अच्छी सुंदर-सुंदर राइटिंग में उसको लिखता था। फिर जो ग्लाइडर्स होते थे उस पेज को चमकाता था, इल्यूमिनेट करता था। फिर पेंटर्स क्या करता था? जो भी स्टोरी है उससे रिलेटेड अच्छी-अच्छी सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स करता था। क्या है उसमें सीन बनाता था और उसके बाद जो बुक बाइंडर है, वो जितने भी इंडिविजुअल फोलियोज होते, उन सबको क्या करता था? एक सुंदर ऑर्नामेंट्स कवर लगा के बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर कंपाइल करता था, बनाता था और जब ये बन जाते थे, इसको एक प्रीशियस ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था क्योंकि उसमें बनाने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता था, काफ़ी मेहनत लगती थी, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन-कौन से लोग बनाते थे। तो सबसे पहले देखिए पेपर मेकर की ज़रूरत हुई, पेपर जो फ़ोलियो बनाता था, ठीक है? उसके बाद जो है इसमें होता था कैलीग्राफी, जो कैलीग्राफी क्या करते थे उसमें से वो लोग राइटिंग अच्छी लिखते थे। फिर ग्लाइडर्स की ज़रूरत पड़ती जो पेज को चमकाता था। फिर पेंटर जो कि उस मैन्युस्क्रिप्ट पे पेंटिंग करता था अच्छी-अच्छी उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। उसके बाद जो बुक बाइंडर होता था, सारे जो भी पेजेज़ होते थे उनको कंपाइल करता था, अच्छे से उसको बनाता था और फिर उसको क्या करता था वो कवर लगाता था। देखिए 5 लोग हैं पेपर मेकर्स, कैलीग्राफर, ग्लाइडर्स, पेंटर और बुक बाइंडर। ये 5 लोग बेसिकली मेन होते थे जो बुक बनाने में मैन्युस्क्रिप्ट बनाने में काम करते थे। लेकिन जो 2 लोग होते थे इसमें कैलीग्राफर और जो पेंटर्स होते थे उनका जो एक सोशल हाई स्टेटस होता था, उन्हीं के काम को रिकॉग्निशन होती थी, अवार्ड्स दिए जाते थे, उन्हीं की प्रेज़ तारीफ़ होती थी। बाकी जो है गुमनाम लोग होते थे इनको इतना ज़्यादा ना तो तारीफ़ मिलती थी, ना उनको अवार्ड्स मिलते थे, ना उनको इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो पूरा मैन्युस्क्रिप्ट में सारा जो क्रेडिट है ज़्यादातर वो 2 लोगों ही लेते थे, कैलीग्राफी में सुंदर से राइटिंग उतारना, लिखना और पेंटर जो कि उस जो भी इवेंट्स होते थे उसकी अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स बनाना। तब कह रहा है कि ना जो कैलीग्राफी आर्ट ऑफ हैंडराइटिंग वाज़ कंसीडर्ड स्किल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो कैलीग्राफी है उसको सुंदर लिखने के तरीके को बेसिकली कैलीग्राफी कहते हैं। तो इट वाज़ प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट स्टाइल्स में अलग-अलग स्टाइल्स के थ्रू लिखे जाते हैं। आप लोग भी आजकल देखते हो कि आजकल तो जब आप कोई थंबनेल बनाते हो तो अलग-अलग लिखने का स्टाइल होता है। तो उस टाइम पे लोगों के द्वारा ही हाथों से इस तरह के स्टाइल्स लिखे जाते थे। तो क्वेश्चन देखिए 1 मार्क्स से पूछा जाता है कि अकबर का जो फेवरेट था वो कौन-सा था? तो उस अकबर का जो फेवरेट था वो नस्तलिक था। इसमें क्या होता था, एक फ्लूइड स्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता था। इट इज रिटन यूजिंग अ पीस ऑफ ट्रिम्ड रीड विद अ टिप ऑफ 5 टू 10 mm, जिसे हम क्या बोलते थे? कलम बोलते थे। उसमें कार्बन का जो होता था बेसिकली इंक डिप किया जाता था और बीच में जो भी नोक होता था उसको बीच से छेद कर दिया जाता था, बीच से काट दिया जाता था ताकि उसमें जो इंक है वो एब्जॉर्ब कर सके और उसकी स्टाइल से सुंदर-सुंदर तरीके से लिखा जाता था। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अकबर का जो फेवरेट कैलीग्राफी था नस्तलिक था और उसमें 5 से 10 एमएम की जो कलम होती थी उसको यूज़ करके उसमें लिखा जाता था। तो यहाँ तक हमारा जो है कैलीग्राफी बनता कैसे था, क्या होता था, ये सब हमने देख लिया।
अब है कि द पेंटेड इमेज, अभी हमने देखा कि क्रॉनिकल्स में बनाने में जो पेंटर्स होते थे उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, सबसे ऊपर पर कैलीग्राफी होता था। फिर जो पेंटर्स होते थे उनका एक बहुत खास इंपॉर्टेंट रोल होता था, क्योंकि वो जितने भी इवेंट्स होते थे राजा के लाइफ के, चाहे वो युद्ध के हो, चाहे वो कोर्ट के हो, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स को, तो वो क्या पिक्चर्स बनाते थे। देखिए जो पिक्चर होता है अपने आप में बहुत कुछ किया जाता है कि नहीं है? अगर हम बहुत सारी चीज़ों को शब्द नहीं यूज़ कर सकते, तो अगर पिक्चर से ही अब दिखाना चाहे, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को दिखा सकते हैं। जो अब्बुल फ़ज़ल है, आगे हम पढ़ेंगे वो कौन है, जो अब्बुल फ़ज़ल है, उन्होंने कहा था कि भैया जो पिक्चर है, पेंटिंग है, एक मैजिकल आर्ट है, एक जो निर्जीव चीज़ है, जो उसमें भी एक जान डाल देती है, तो ये पेंटिंग को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते थे, कहते थे। बट पेंटिंग को लेके होता क्या था, बड़े टेंशन कॉन्फ्लिक्ट थे रूलर्स के बीच में और जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते थे, जो रूढ़िवादी मुस्लिम होते थे, जिसे उलेमा कहते हैं, जो स्कॉलर ऑफ मुस्लिम होते थे, जो बेसिकली शरिया या हदीस पे बिलीव करते थे, उनके हिसाब से चलते थे। तो ये कह रहे थे हिस्टोरियंस अब्बू फजल डिस्क्राइब पेंटिंग एज अ मैजिकल आर्ट, एक जादू है उसके अंदर। इन हिज व्यू, उनके हिसाब से इट हैड पावर टू मेक इनएमिटेड ऑब्जेक्ट लुक इफ द पोजेस लाइफ, एक निर्जीव चीज में भी जान डाल देते थे। पेंटिंग वॉज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन बिटवीन द रूलर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स द उलेमा, यानी कि जो रूढ़िवादी मुस्लिम लोग होते थे, जिन्हें उलेमा कहते थे, स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक कहते थे, उन लोगों में, राजाओं में काफी टेंशन का होता था, क्योंकि रूलर्स जो होते थे पेंटिंग को यूज करते थे अपनी मेन्यूस्क्रिप्ट के लिए। बट उलेमा लोगों का मानना था कि भैया जितने भी जीवित चीज है, मतलब इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, जिनमें प्राण है, जान है, वो केवल और केवल ईश्वर को ही बनाने का अधिकार है। जो पेंटर्स लोगों को बनाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जो इस तरह की चीजें बनाता था वो उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। तो कह रहा है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया। अब देखिए, आप शरिया को इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग है। जिसको जो चीज कंफर्ट लगती थी, जो चीज पसंद आती थी, वो उसको उस तरह से शरिया को इंटरप्रेट करता था। तो बहुत सारे रूलर्स ने, बहुत सारे राजाओं ने अपने हिसाब से शरिया को चलाया, ऐसा नहीं कि जो है उसी के हिसाब से चले। तो कह रहा था बॉडी ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन वाज इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे बाय वेरियस सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप्स के द्वारा अलग अलग तरीके से उन्होंने शरिया को क्या करा, इंटरप्रेट किया, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उन्होंने माना। कह रहा मुस्लिम रूलर इन मैनी एशियन रीजन ड्यूरिंग द सेंचुरीज एम्पायर building regularly commissioned artists to paint their portraits and scene of life in their kingdom। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने, राजाओं ने अपने लाइफ के इवेंट्स की बहुत सारी पोर्ट्रेट्स बनाई, फोटोग्राफ्स बनवाए, पेंटिंग्स बनवाए। और इसमें कई बार होते क्या थे, मैंने बताया, जो रूढ़िवादी मुस्लिम होते उनके साथ उनके रिश्ते खराब हो जाते थे, वो राजाओं की बुराई करते थे, तो एक टेंशन का माहौल पेंटिंग को लेकर हमेशा रहता था। तो कह रहा है आर्टिस्ट फ्रॉम द ईरान ऑल्सो मेड देयर वे टू मुगल इंडिया, कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे जो ईरान से इंडिया के अंदर आए थे। इसमें आपको याद रखना है कुछ दो ऐसे आर्टिस्ट थे जो मुगल कोर्ट में आए थे, वो किसके हिसाब से, हुमायूं के साथ आए थे। इसमें दो नाम याद रखना आपका, कौन कौन थे, मीर सैयद, जो मीर सैयद है, और दूसरा कहना अब्दस सम्मद। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि सम वर ब्रॉट टू द मुगल कोर्ट इन केस ऑफ मीर सैयद एंड अब्द हमस हु वर मेड टू अकम्पनी एम्परर हुमायूं टू दिल्ली। ईरान से दिल्ली के अंदर हुमायूं के साथ आए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो आर्टिस्ट है, पेंटर्स है, वो भारत में आए थे, क्योंकि हुमायूं जो है बेसिकली पेंटिंग्स को बहुत पसंद करते थे। कुछ जो थे आर्किटेक्चर, यानी कि बहुत ज्यादा जो ना आर्किटेक्चर मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाते थे, उसमें पसंद करते थे। बट हुमायूं जो है पेंटिंग से बहुत लगाव था उनको, खुद भी बहुत अच्छे पेंटर थे, तो पेंटिंग बहुत पसंद करते थे। तो ईरान में बड़े सारे जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उनको लेकर अपने साथ आए थे, बहुत सारे पेंटिंग्स उन्होंने बनवाई थी। तो यही है कि जो ऐसा नहीं है कि जो भी शरिया में लिखा है वो उसके हिसाब से रूल करते थे, अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चीजों को बदल दिया था अलग अलग राजाओं के द्वारा। अब है कि अकबरनामा एंड बादशाहनामा। देखिए बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे, लेकिन जो अकबरनामा और जो बादशाहनामा है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट में आते हैं। तो कह रहे अमंग द इंपॉर्टेंट मुगल क्रॉनिकल्स ऑफ द अकबरनामा एंड बादशाहनामा आर द मोस्ट वेल नोन। तो बाबरनामा भी था, आलमगीरनामा भी था, बट सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर हुए वो अकबरनामा और बादशाहनामा। कह रहा है ईच मैन्यूस्क्रिप्ट कंटेन 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग्स ऑफ बैटल्स, यानी कि युद्ध की पेंटिंग्स होती थी, बिल्डिंग की पेंटिंग होती थी, जो राजा के जो कोर्ट होते थे, राज दरबार होते थे, उनकी पेंटिंग्स होती थी, ज्यादा शिकार खेलने जाते थे उनकी पेंटिंग्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगा। कह रहा था ऑथर ऑफ अकबर नामा, यानी कि जिन्होंने अकबर नामा लिखा है। तो क्वेश्चन याद रख ले, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ अकबर नामा, की अकबर नामा जो थे उनका नाम क्या था, अब्बुल फजल। क्या नाम था, अब्बुल फजल। तो ये कहाँ पे बड़े हुए थे, आगरा के अंदर ही बड़े हुए थे। ग्रो अप इन द मुगल कैपिटल ऑफ आगरा, ही वॉज वाइडली रीड। इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी थी, बहुत सारे लैंग्वेज को बोल सकते थे, अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, ग्रीक फिलोसफर, सूफीज्म,
इससे भी ज़्यादा कि बहुत अच्छे डिबेटर थे, समझा? और ये इंडिपेंडेंट थिंकर थे, यानी कि जो लोग जो कंज़र्वेटिज़्म उलेमा को मानते थे, जैसे कि जो इसको मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स उलेमा को मानते थे, मुस्लिम जो स्कॉलर्स होते थे या शरिया को जिस तरह से बताते थे, वो उन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। ये इंडिपेंडेंट थिंकर थे, इनकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी और बहुत ही अच्छे डिबेटर थे, बहुत अच्छे फिलॉसफर थे, बहुत अच्छे बोलते थे। तो ये सब क्वालिटी को देखकर जो है बेसिकली जो अकबर ने डिसाइड किया उन्होंने उसको अपने कोर्ट में अपॉइंट कर लिया। तो लिखा है ना कि दीज क्वालिटी इम्प्रेस्ड अकबर हु फाउंड ही वाज आइडियली सूटेड एज एन एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ हिज पॉलिसी। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखिए अब जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके भी आपको पता है कि प्रवक्ता होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्पोक्स पर्सन। तो उनको चाहिए होता है जो अच्छा बोलता हो, जो दूसरों को कन्विंस कर सके, जैसे बीजेपी में संबित पात्रा, उनका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो ऐसे राजाओं को भी उस टाइम पे एक एडवाइजर की जरूरत होती थी, जो भी स्पोक्स पर्सन जनता को कन्विंस कर सके। तो इस तरह के उनको उन्होंने अपॉइंट कर लिया। कह रहे बिगिनिंग ऑफ 1589 अबुल फजल वर्क ऑन द अकबरनामा फॉर 13 ईयर्स। तो अकबरनामा जो है अकबर के टाइम पे लिखा गया। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है उनको आता था, बहुत अच्छे डिबेटर थे, इंडिपेंडेंट थिंकर्स थे। ठीक है, ये सारी क्वालिटी को देखकर हमने कहा अकबर ने उसको अपॉइंट कर लिया था। अब उन्होंने अकबरनामा बनाने में, लिखने में 13 साल उनको लगे। ये याद रखना है कितने साल उनको लगे, 13 ईयर्स बेसिकली उनको इसमें पूरा काम करने में लगा। कह रहे रिपीटेडली रिवाइजिंग द ड्राफ्ट द क्रॉनिकल्स इज बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट। कि जब वो लिखते थे तो वो कोशिश करते थे भैया जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके जो सोर्सेज है वो सही हो। और जब भी उनको लगता था कि इसमें कोई भी मिस्टेक हो सकती है और अच्छा उनको सोर्स मिल जाता था, तो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते कि बहुत सारे उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ओरल टेस्टिमोनीज, लोगों से बातचीत करके, नॉलेजेबल पर्सन जो कि उनको सही डेटा दे सकते थे, सही इंफॉर्मेशन दे सकते थे, तो उन सभी के साथ इकट्ठा होकर उन्होंने बहुत लंबा टाइम लेकर इसको प्रॉपर अच्छे से लिखा। किसको? अकबरनामा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन क्रॉनिकल जो वही है। यार अकबरनामा इज डिवाइडेड इन 3 बुक्स। तो पूरा जो अकबरनामा है 3 बुक्स में डिवाइड है। कह रहे विच फर्स्ट 2 आर क्रॉनिकल, पहले 2 है क्रॉनिकल, और थर्ड बुक उसको क्या नाम देगा? आईने अकबरी। तो आगे हम पढ़ेंगे आईने अकबरी में क्या था। द फर्स्ट वॉल्यूम कंटेंट, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। आईने अकबरी में बेसिकली ये बताना था कि मुगल एम्पायर में जो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, लेकिन किस तरह से पीसफुली एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, न्याय सबके साथ होता था, बहुत ही ज्यादा पीसफुल सिचुएशन था अकबर के टाइम पे। मैंने बताया था ना अकबर जो है मतलब पहले भी मुगल रूलर आए, उसके बाद भी रूलर आए, लेकिन इतना जो लिबरल था कि हर धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट देना, हर धर्म को इक्वली ट्रीट करना, सबके साथ न्याय करना, ये सब पॉलिसी कारण अकबर कहीं ना कहीं उसको ग्रेट बनाता है। तो ये अकबर आईने अकबरी में लिखा गया। कहते हैं फर्स्ट वॉल्यूम कंटेन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द आदम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ। अकबर की जो 30 इयर्स की जो लाइफ है उसमें पहली बुक में लिखा गया। सेकेंड वॉल्यूम में जो लिखा है क्लोज इन द 46 ईयर के जो थे, यानी कि 1601 तक, 1605 में तो उनका एम्पायर ही खत्म, मतलब वो खत्म हो गए थे, एम्पायर तो था उनका। कह रहे थे नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट ईयर, अगले ही साल अबू फजल जो है वो विक्टिम बन गए। किसके? कॉन्स्पिरेंसी, यानी कि षड्यंत्र। किन्होंने क्या था? उनके जो खुद के बेटे जो सलीम, और उनको मरवा दिया गया किसकी मदद से? उनके ही एक साथी थे वीर सिंह बुंदेला, उनकी षड्यंत्र के वो शिकार हो गए और वीर सिंह बुंदेला उनके सहयोगी के द्वारा इनको मरवा दिया गया। आपको पता ही है कि ये राजघराने फैमिली में, जो रॉयल फैमिलीज में कॉन्स्पिरेंसी, षड्यंत्र चलता ही रहता है। जो राजा के ज्यादा करीब होता है, जिससे खतरा होता है, उसको किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत इनको मरवा दिया जाता है। तो इस तरह से जो पहले के टाइम में भी आपने मूवीज वगैरह में सब देखा होगा, उसी कॉन्स्पिरेंसी के बेचारे शिकार हो गए और उनकी हत्या कर दी गई। तो कह रहा अकबरनामा वॉज रिटन टू प्रोवाइड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर्स रीजन। ये जो अकबरनामा है पूरे अकबर के टाइम के, अकबर कैसे रूल करते थे, कैसे अलग अलग धर्म को एक साथ कंबाइन करते थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, पॉलिटिक्स कैसे थी, वो सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। कह रहे हैं पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट इवन अक्रॉस टाइम एज वेल एज द मोरल, कह रहा मोर नोवल सेंस ऑफ गिविंग क्रॉनिकल पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एम्पायर, ज्योग्राफिकली, सोशली, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, सभी कुछ में लिखा गया। जो भी अबुल फजल का लिखने का स्टाइल था बहुत ही खूबसूरत था। बड़े मतलब अलंकार, यानी कि शब्दों को बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखते थे, उसको जोर जोर से उसको पढ़ा जाता था। और इनकी क्वालिटी को देख करके तो बाकी जो दूसरे रूलर थे वो भी चाहते थे कि अकबरनामा की तरह उनकी भी बातों को लिखा जाए। तो ऐसे में ही कह रहा है ना पॉपुलर ऑफ अब्दुल फजल हामिद अब्दुल हामिद लाहौरी नी द ऑथर ऑफ बादशाहनामा। जब शाहजहां को बादशाहनामा किनका है? शाहजहां। जब शाहजहां को पता चला कि भैया इनका ही फॉलोअर है, शिष्य है अबुल फजल का, जिन्होंने अकबरनामा लिखा है, तो वो चाहते थे कि अकबरनामा के स्टाइल पे ही वो सारी चीजें लिखे और जिसे बादशाहनामा कहा गया।
इसीलिए उनके ही शिष्य को अपॉइंट किया गया कि उनके लिखने का स्टाइल, उनके शब्द एक जैसे हो सकते थे। तो कह रहा है एम्परर शाहजहां हियरिंग ऑफ हिज टैलेंट कमीशन हिम टू राइट हिज स्टोरी ऑफ हिज रीजन मॉडल्ड ऑफ द अकबरनामा। किसके बेस पे लिखे? अकबरनामा। क्योंकि अकबरनामा इतने खूबसूरत तरीके से लिखा गया, सोचो लिखने के लिए 13 साल बंदे ने लगाया, इतना रिसर्च किया, एक एक चीजों पे ध्यान दिया, तो इसीलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। उसी की तरह वो जो शाहजहां है वो भी चाहते थे कि भैया कि मेरी भी एम्पायर को इसी तरह लिखा जाए। कह रहे बादशाह नामा इज ऑफिशियली हिस्ट्री इन 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम में थे। लाहौरी ने पहले फर्स्ट और सेकंड दफ्तर यानी कि 2 वॉल्यूम्स लिखे। तीसरा जो है उनके शाहजहां जो है वजीर जो है शेरकुतुल्लाह खान, उन्होंने लिखा, क्योंकि बेसिकली वो ओल्ड एज हो चुके थे, उनका शरीर उतना साथ नहीं दे रहा था, तो इसीलिए वो काम को पूरा कंप्लीट नहीं कर सके। तो अब ये सब हो गई कि भैया मैंने बताया ना अकबरनामा और जो बादशाहनामा थे सबसे इंपॉर्टेंट है। तो याद आता है ना, अकबरनामा तो नाम से समझ में आ रहा है कि अकबर से रिलेटेड है। बादशाहनामा शाहजहां की टाइम पे उनके बारे में लिखा गया, किनके द्वारा? उन्हीं के जो स्टूडेंट थे अबुल फजल के, जो ना हामिद लाहौरी, और याद रखना कि अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। और जो आलमगीर नामा है वो उस औरंगजेब के बारे में है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले इन दोनों को आपको ज्यादा अच्छे से करना है। नेक्स्ट कह रहे थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन 1784 अंडरटुक द एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेटेड ऑफ मैनी इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट। बहुत सारे जो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट थे उसको एडिट किया गया, प्रिंट किया गया, ट्रांसलेट करने का काम किया, ताकि चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझ सके। भारत को समझना है तो उनकी जो हिस्ट्री है उनको पढ़ना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। तो कह रहा है एडिटेड वर्जन ऑफ अकबरनामा एंड बादशाहनामा वर first published by the Asiatic Society in the 19th century. In the early 20th century, the Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge after years of hard labor. तो वो तो बेसिकली मैंने बताया था, जो अकबरनामा था पर्शियन में लिखा गया था, बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। कह रहा ओनली एग्जैम्प्ट्स ऑफ बादशाहनामा हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टू डेट। अभी तक जो उसी को लिखा गया, बाकी जो अभी भी बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट है वो अभी तक पूरी तरह से ट्रांसलेट या पढ़े नहीं गए हैं। तो ये पूरा जो था मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, उसमें से 2 जो थे बादशाहनामा और अकबरनामा, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट थे, कैसे लिखने का स्टाइल था, अबुल फजल कौन था, उनकी क्या क्वालिटी थी, ये सारी चीजें उसमें हमने देखा है। अब यहाँ पे कह रहा था आइडियल किंगडम और डिवाइन लाइट। ये देखिए अबुल फजल ने भी इस चीज को यूज किया था। ये लोग मुगल एम्पायर को, मुगल रूलर को दिखाना चाहते थे कि भैया उनको भगवान से शक्ति मिली हुई है। क्योंकि देखो किसी भी जनता को कन्विंस करने के लिए ये एक बहुत आसान तरीका होता है, और ये मुस्लिम रूलर्स को बहुत अच्छे से आता था कि वो खुद को भगवान से जोड़ लेते थे कि भैया उनको डायरेक्ट भगवान के शक्ति प्राप्त है, वो मतलब भगवान ही डायरेक्ट है वो, इस तरह की चीजों को, ताकि जनता का जो विश्वास है, जनता से उनको मिल सके, कहते हैं ना सपोर्ट मिल सके। तो यहीं पे कह रहा था आइडियल किंगडम डिवाइन लाइट। एक यहाँ पे स्टोरी भी आपको बताऊंगी। कह रहा है कोर्ट क्रॉनिकल्स ड्रू अपॉन मैनी सोर्स टू शो दैट पावर ऑफ मुगल किंग केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। कि भैया उनके जो पावर है वो कहाँ से मिल रहा है, उनको डायरेक्ट भगवान से उनको मिल रहा है, देवी शक्ति उनके पास है। इस तरह की चीजें स्टोरीज वगैरह बनाने लगे। कहना वन ऑफ द लेजेंड्स दैट नरेटेड दैट ऑफ द मंगोल क्वीन। ये कहते हैं ना, आपने सुना होगा दंत कथा। दंत कथा मतलब ये रियलिटी नहीं है, कहीं पे प्रूफ नहीं है कि ऐसा हुआ था, बट लोगों ने ओरल सुनते सुनते एक स्टोरी सी बनती चली गई। तो बता रखा है जी अल कुआ एक क्वीन थी मंगोल की। वो क्या थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, और वो अपने शिविर में टेंट में आराम कर रही थी। उसको क्या मिला, एक सन की जो रेज है वहां पे पड़ी, और वहीं से उसको जो बच्चा हुआ, और जिसके बाद वो जो लाइट है उस बच्चे में देवी शक्ति मिली, और जनरेशन टू जनरेशन मुगल जो भी रूलर बन रहा है उसमें वो दैवीय प्रकाश, वो सनशाइन, भगवान से डायरेक्ट ग्रेस है, वो उसको मिलता जा रहा है। इसीलिए ये जो भी रूल कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं भैया ये तो भगवान के ही एक तरह से अवतार है, भगवान से ही उनको शक्तियां मिल रही है। तो इस तरह से जनता में चीजें फैलाई गई। अबुल फजल ने भी इसको काफी सपोर्ट किया। तो सीधी सी बात है, राजा है और राजा के सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा भैया। उस टाइम पर डेमोक्रेसी तो थी नहीं, सबको बोलने की आजादी तो थी नहीं। तो जो राजा चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह की अफवाह फैलती रहेगी, राजा को सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये सब तो खैर नॉर्मल सी चीज है। अब कह रहा है यूनिफाइंग फोर्स। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुगल एम्पायर के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजियस के लोग रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिज्म। तो कह रहा है मुगल क्रॉनिकल प्रेजेंट द एम्पायर एज अ कंप्राइजिंग मैनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटी। हिंदूज भी है, जैनस भी है, मैंने बताया ना, मुस्लिम से है, बुद्धिज्म है। कह रहा है एट द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी द एम्परर स्टूड अबव ऑल द रिलीजन एंड एथनिक। कि भैया इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी राजा लोग होते थे, इनका कोशिश होता था कि जितने भी रिलीजियस के लोग हैं, जितने भी एथनिक के ग्रुप है, कम्युनिटी के लोग हैं,
सभी जो है बेसिकली जस्टिस हो, पीस हो, शांति से पीसफुली रह सके। और इसके लिए अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया था आइडिया ऑफ सुलह कुल। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से मार्क कर लो कि अबुल फजल ने एक आइडिया डिस्क्राइब किया था, क्या नाम था उसका, सुलह कुल। कह रहा है कि ये जो बेसिकली क्या था कि इसके अंदर कह रहा था नोबिलिटी अंडर द मुगल वॉज कॉम्पोजिट वन कंप्राइजिंग ईरानी, तुरानीज, अफगान, राजपूत, दक्कन, ऑल ऑफ whom वर गिवन पोजीशन अवार्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस। इसमें बताया गया कि भैया किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, सभी जो धर्म है, सभी रिलीजियस, सभी रीजन के लोगों को इक्वली रिस्पेक्ट है। किसी को भी नोबैलिटी मतलब होते थे अच्छे पोस्ट, राजाओं के द्वारा जो अच्छे पोस्ट दिए जाते थे वो किस पे डिपेंड करता है, उनके जो भी अवार्ड्स होते थे उनकी लॉयलिटी के हिसाब से। लिखा ना कि पोजीशंस एंड अवार्ड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस, जैसा आप काम करोगे और जैसा आपका राजा के प्रति लॉयलिटी होगी, आपका वफादारी होगा, उसके हिसाब से आपको पोजीशन दिए जाएंगे, आपको अवार्ड्स दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मुस्लिम धर्म के हो या इस्लामिक हो इसीलिए आपको ज्यादा अच्छा पोस्ट दिया जाएगा, या राजा पर्टिकुलर किसी रिलीजियस को ही अवार्ड या पर्टिकुलर कोई पोजीशन देते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नाम की चीज कभी भी मुगलों के टाइम पे थी ही नहीं। ये दिखाने की कोशिश की और अकबर टाइम में तो कुछ ज्यादा ही उन्होंने दिखाया इस चीज को। कह रहा है अकबर ने एबॉलिश कर दिया था टैक्स ऑन पिलग्रम, यानी कि तीर्थ यात्री जो करते उनके ऊपर जो टैक्स था, उनके से पहले जो रूलर्स थे उन्होंने लगाया था। और लास्ट क्लास में यानी कि टर्म 1 के अंदर हमने पढ़ा भी था, जब हमने इस्लाम चैप्टर पढ़ा था, कि जितने भी मुगल रूलर्स आए थे जब वो इंडिया आए, इंडिया से पहले भी वो क्या करते थे, जितने भी नॉन मुस्लिम लोग होते थे उनके ऊपर एक टैक्स लगाते थे, जिसे जजिया टैक्स कहा गया। बताए जजिया कर, जजिया टैक्स कहा गया कि उनको 2 ऑप्शन देते थे कि भैया या तो आप इस्लाम कबूल कर लो और आप टैक्स से फ्री हो जाओ, या अगर आप अपने ही कल्चर, अपने ही धर्म को साथ रखना चाहते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी नॉन मुस्लिम होने का, दैट इज कॉल्ड जजिया टैक्स। तो जब अकबर के टाइम पर अकबर ने जितने भी पिलग्रम तीर्थकर था और जितने भी जजिया टैक्स उसको खत्म कर दिया, क्योंकि ये धर्म के बेसिस पे थे। वो दिखाना चाहते थे भैया धर्म जो है वो किसी तरह कोई भेदभाव नहीं कर जाएगा, सबके साथ इक्वेलिटी होगी। तो ये याद रखना है कि पिलग्रम जो टैक्स था वो 1563 में, और जो जजिया टैक्स था 1564 में उन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि दोनों ही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को शो करते थे। साथ ही साथ उसके बाद जो औरंगजेब है, मैंने बताया ना, उसको बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है मुगल एम्पायर में, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। तो वो उसने क्या करा, दोबारा से फिर से क्या करा, उन्हें जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम लोगों पे लगाना स्टार्ट कर दिया। बहुत बार दिखाने की कोशिश की गई है मुगल एम्पायर में कि जितने भी रूलर्स थे, इवन औरंगजेब तक को भी दिखाया गया कि जैसे वॉर होता था, वॉर में जो टेम्पल्स वगैरह होते थे वो डिस्ट्रक्ट हो जाते थे, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते थे। उनको दोबारा से रिपेयरिंग कराने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए राजाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया जाता था, जो ये दिखाता है कि राजा डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करते थे, सभी के साथ पीसफुली शांति से रहना चाहते थे। और वो कहते थे भैया आप राजा की बात मानो और राजा के हिसाब से चलो, तो आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, चाहे कोई भी धर्म, किसी भी जाति के आप क्यों ना हो। उसके बाद एक अबुल फजल के ही एक चीज डिस्क्राइब किया कि द सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि राजा और प्रजा के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कह रहा अबू फजल डिफाइन सोवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट द एम्परर प्रोटेक्ट, कि राजा की जिम्मेवारी है कि आपकी 4 जो चीजें उसकी प्रोटेक्ट करेगा, जिसमें कहा गया नेमली आपकी लाइफ की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके सम्मान ओनर की, और आपकी जो फेथ है उसकी भरोसा करेगा। लेकिन आपको बदले में क्या देना पड़ेगा उसके लिए, ऑबिडेंस, यानी कि आपको राजा की बात माननी पड़ेगी, जो भी राजा रूल्स बनाएगा उसको पीसफुली आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड शेयर रिसोर्सेज, आपको क्या देना पड़ेगा, रिसोर्स मतलब आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा। अभी भी हम देते हैं ना कि राजा के पास, यानी कि जो सरकार होती है उनके पास पैसा कहाँ से आता है, हम और आप डिफरेंट डिफरेंट सरकार टैक्स लगाते हैं, उसके हमें बहुत ही बिना कोई विरोध किए, बिना कोई हमने सवाल किए उनको प्रॉपर आपको क्या करना है, उनको रिसोर्स यानी कि पैसा देना है, ताकि वो सभी चीजों को कर सके। डेवलपमेंट के जो काम होंगे देश में, जो बहुत सारे जो विकासात्मक काम होंगे, वो सब राजा तभी कर पाएगा जब आप उनको कंट्रीब्यूट करोगे, पैसा दोगे। तो आपको 2 चीजें करना है, एक तो राजा की ओबीडियंस यानी कि आपको उनकी बात माननी है, और आपको से क्या करना है कि शेयर ऑफ रिसोर्स आपको देना है। और बदले में राजा क्या करेगा, आपको 4 चीजों की, पता है ना, राजा के पास आर्मी होती है, कोई दूसरा देश हम पे अटैक करेगा तो राजा की आर्मी क्या करते हैं, उनको पूरी तरह से जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज भी होता है, देखते हो ना कि कोई दूसरा देश हम पे अटैक ना करे, हमारे पास एक स्ट्रांग आर्मी होती है, हम सबकी रक्षा करती है। हमको क्या करना पड़ता है, इन सब काम के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तभी सरकार हमें इन सब चीजों की गारंटी देती है। तो उस टाइम पे भी यही कल्चर और यही चीजें थी। तो ये पूरा जो टॉपिक है वो आज हमने करा के किंग्स एंड क्रॉनिकल्स पे। तो पहले हमने देखा कि किस तरह से मुगल एम्पायर बताया गया, कैसे सिस्टम चले, 1526 में आए और 1857 तक उन्होंने काफी टाइम तक रूल किया। उसमें 1707 तक जो लास्ट पावरफुल रूलर था औरंगजेब था, उसके बाद जो भी रूलर बने वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहे, पर्टिकुलर रीजन तक ही उनकी पावर रही, पूरे भारत में उनकी पावर नहीं रही। फिर हमने देखा कि किस तरह से क्रॉनिकल्स बने, लैंग्वेजेस देखा कि टर्किश स्टार्टिंग में बना, फिर पर्शियन लैंग्वेज हुआ,
फिर मैन्यूस्क्रिप्ट बनता है, उसमें कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें से किसको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलती है, किसको अवार्ड्स मिलते हैं, कैलीग्राफी क्या होता है, पेंटिंग और किस तरह से राजा उनके बीच प्रॉब्लम टेंशन का होता है। फिर हमने देखा कि मैन क्रॉनिकल्स में अकबरनामा, बादशाहनामा जो थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने देखा अबुल फज़ल के बारे में हमने पढ़ा। फिर अबुल फज़ल ने बेसिकली जो आइडियल किस तरह से राजाओं को देवी शक्ति के साथ मतलब उनके साथ कनेक्शन जोड़ा गया। तुला कुल की नीति अपनाई गई अकबर के द्वारा ताकि पीसफुली हर रिलीजियस धर्म के लोग रह सके। और कई-कई जगह पे तो उन्होंने ये पीसफुल दिखाने के लिए फोटोग्राफ्स भी दिखाए, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है कि एक क्या है, गाय है और एक बकरी है और एक किंग है। दोनों देखना अपने आपस में बड़े पीसफुली तरीके से बैठे हुए हैं। वो क्या दिखाता है कि जो पावरफुल है और जो वीक है, दोनों फिर भी एक साथ मिलकर कितने पीसफुल तरीके से रह रहे हैं। यानी कि जो पावरफुल है, वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर रहा, जो मतलब वीक है, उसके ऊपर किसी तरह की अपनी अथॉरिटी नहीं जमा रहा और दोनों ही मिलकर इतने पीसफुल तरीके से दोनों ही एक देश के अंदर रह रहे, जो ये दिखाता है कि भैया यहाँ पर जस्टिस है, न्याय है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो पिक्चर्स में ये सब दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और सीधी-सी बात है, मैंने बताया ना, क्रॉनिकल्स आप लिखोगे तो अपनी इमेज को कैसे दिखाओगे? अच्छी दिखाओगे ना, जैसे आप लोगों को पता होगा संजू मूवी बनी थी, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा। संजू मूवी जब बनी थी तो भैया संजू मूवी में संजय दत्त को कैसे दिखाया कि वो हीरो है। यानी कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सभी दिखाई। उसके लाइफ के जितने भी डार्क सीक्रेट्स थे, बुरी चीज़ें थी, उसको हाइड करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर-सी बात है, मैं अपनी मूवी बनाऊँगी तो अपने पॉजिटिव साइड ही दिखाऊँगी ना जनता के सामने। अपने नेगेटिव साइड कौन दिखाना चाहेगा? तो वही उसी तरह से जो क्रॉनिकल्स थे, राजा के बारे में लिखे आते थे, राजा के फैमिलीज़ के बारे में, उनके जीत के बारे में, उनके कोर्ट्स के बारे में, तो सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने दिखाने की कोशिश की। जो भी बुरी चीज़ें थी, जो औरंगज़ेब ने किस तरह से अत्याचार किया, कितनी तरह लोगों को सताया, वो सब बिल्कुल भी वहाँ पे दिखाया नहीं गया है, क्योंकि उन्हीं के जो पोएट होते थे, वही सारी चीज़ों को कंप्लीट करते। आई होप आपको समझ में आ गया। टोटल इसमें देखा मैंने 10 टॉपिक्स है। तो 5 टॉपिक्स हमने आज कवर किया, 5 के जो बचे हुए 5 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग धीरे-धीरे सभी चीज़ों को फिर शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ें, कोई दिक्कत ना हो। फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।